हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के सेशन में हम फिजिक्स को कवर करने वाले हैं दृष्टि द विजन की बुक से, जो कि सिर्फ ईपीएफओ के लिए ही नहीं बल्कि हर उस एग्जामिनेशन के लिए जहां पे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपके लिए यूजफुल हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एंड उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पे। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक नॉलेज वाली बात हो जाए। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें कि द्रव्य, ऊर्जा और उनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मापन क्या है? यानी मेजरमेंट। किसी भी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित, आधारभूत और मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से राशि की तुलना करना है, और इस संदर्भ में मानक को मात्रक कहते हैं। दैनिक जीवन में भौतिक राशियों की संख्या अत्यधिक है, फिर भी इनके मापन के लिए मात्रकों की सीमित संख्या ही आवश्यक है, क्योंकि ये राशियां परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों के संयोजन से प्राप्त व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है, जिसे कि संकेताक्षर में SI लिखा जाता है। और SI में 7 मूल मात्रक हैं। कितने मूल मात्रक हैं? SI में 7 मूल मात्रक हैं। और SI से पहले 3 प्रणालियां मापन के लिए उपयोग में लाई जाती थी। कौन कौन सी प्रणालियां उपयोग में लाई जाती थी? CGS पद्धति, FPS एंड MKS। CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड, और MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो आइए बढ़ते हैं आगे हम मूल राशि, उनके यूनिट्स और प्रतीक को देखेंगे। मूल राशि, उनके मात्रक और उनके सिंबल को। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जिसका प्रतीक होता है M। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसका प्रतीक होता है kg। समय का मात्रक सेकेंड, S। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जिसका प्रतीक होता है A, कैपिटल A। उष्मागतिक ताप का मात्रक केल्विन होता है, जिसका प्रतीक होता है कैपिटल A। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, जिसका प्रतीक होता है MOL। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, जिसका प्रतीक CD होता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सूर्य से धरती तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। और प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी यानी 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। इसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। पारसेक का उपयोग अत्यधिक लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है, और अत्यधिक कम दूरी को मापने के लिए नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और 1 नैनोमीटर होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर। और पारसेक का उपयोग किस लिए किया जाता है? अत्यधिक लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए, और अत्यधिक कम दूरी को मापने के लिए नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और 1 नैनोमीटर होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर। तो आइए बढ़ते हैं आगे हम कुछ अन्य मापन की इकाइयों को देखने वाले हैं। ये है भौतिक राशियां और ये है उनके मापन की इकाई। दाब का मात्रक होता है, दाब की मापन की इकाई होती है पास्कल। दाब को पास्कल में मापते हैं, जिसको PA लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं डेसिबल में। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापते हैं एंगस्ट्रॉम में। नौ संचालन में दूरी को मापते हैं नॉटिकल मील में। ऊष्मा को मापते हैं कैलोरी में। विद्युत विभवांतर को मापते हैं वोल्ट में। तापमान का इकाई होता है सेल्सियस, जिसको डिग्री सेल्सियस इस तरीके से लिखते हैं। आवृत्ति का मापन होता है हर्ज में। जल का बहाव को मापते हैं क्यूसेक में। ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं डॉप्सन इकाई में। ज्योति फ्लक्स को मापते हैं ल्यूमेन में। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्रफल में मापते हैं टेस्ला को। समतल कोण को मापते हैं रेडियन में, और इसको RAD लिखते हैं। और घन कोण को मापते हैं स्टेरेडियन में, जिसको SR लिखा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे हम विमीय सूत्र और विमीय समीकरण को जानने वाले हैं। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वो व्यंजक होता है जो कि ये दर्शाता है कि किसी भी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं।
विमाओं के द्वारा ही किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या की जाती है। जैसे कि लंबाई की विमा को एल लिखा जाता है, कैपिटल एल, इस तरीके से लिखा जाता है। समय की विमा होती है टी, और द्रव्यमान की विमा को एम से प्रदर्शित करते हैं। अब सारे विमा को आप कुछ भी रहेगा उसको एल, टी और एम ही लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे आप समीकरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब किसी भौतिक राशि को मूल राशियों और उनकी विमाओं के रूप में निरूपित किया जाता है तो इसे उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आयतन का विमीय समीकरण क्या होगा? आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो लंबाई का मात्रक एल होता है, इसीलिए एल यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम 3L लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका विमीय समीकरण निकालने के लिए, विमीय सूत्र निकालने के लिए, जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि m, l और t लिखते हैं। अब यहाँ पे m क्या होता है? द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है। यहाँ पे तो द्रव्यमान से रिलेटेड कुछ है नहीं, इसलिए द्रव्यमान यानी m पे पावर 0 है, क्योंकि द्रव्यमान इसमें नहीं दिया है। l पे पावर 3 इसलिए लिखेंगे क्योंकि l 3 बार है लंबाई का मात्रक। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 बार l है, इसीलिए l यहाँ पे l टू द पावर 3 है। और जैसे कि m, l और t ही लिखते हैं विमीय सूत्र, तो t क्या होता है? t समय का विमा होता है। यहाँ पे समय से रिलेटेड तो कुछ दिया नहीं है, इसीलिए t टू द पावर 0। तो ये बनेगा आयतन का विमीय सूत्र, m टू द पावर 0, l टू द पावर q, l का पावर q और t टू द पावर 0। बढ़ते हैं आगे। सेकंड, वेग का विमीय समीकरण। वेग का विमीय समीकरण निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे? पहले तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग इक्वल टू होता है विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन का मात्रक होता है l, ठीक है, और समय का मात्रक t सेकेंड। ठीक है, तो L अपॉन टी। अब इसका विमीय निकालने के लिए m, L और t पहले लिख लेंगे। अब यहाँ पे द्रव्यमान से रिलेटेड कुछ नहीं है, इसीलिए द्रव्यमान पे पावर 0। L यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 ठो L है, इसीलिए L टू द पावर 1 कर देंगे। और एक t भी है, इसलिए t पे 1 कर देंगे, लेकिन t जो है वो अपॉन में है, इसलिए ऊपर करेंगे तो ये माइनस में लिखेंगे। तो ये बनेगा वेग का विमीय समीकरण। इसी तरीके से अगला, त्वरण का विमीय समीकरण। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर अपॉन समयांतराल। वेग परिवर्तन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसी तरीके से विमीय सूत्र लिख लेंगे m, l और t। m यहाँ पे द्रव्यमान कुछ नहीं दिया है, इसलिए m टू द पावर 0। l 1 है क्योंकि 1 लंबाई है, 1 मीटर है, इसलिए l इक्वल टू l टू द पावर 1। और प्रति सेकेंड 1 t है, तो प्रति में है क्योंकि पर में दिया हुआ है तो वो माइनस ही होगा, जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, इसलिए t टू द पावर -1। और समयांतराल के लिए t टू द पावर 1। तो इसको जब हम फिर से और अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे तो ये बनेगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -2। एक ये 1 और एक ये 1, +1 -1 -2। ठीक है, इसी तरीके से बल का विमीय समीकरण निकालते हैं। बल होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, अब यहाँ पे द्रव्यमान कितना है? 1 है, m यहाँ पे 1 आ गया। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर 1 यानी l और सेकेंड स्क्वायर, तो इसलिए सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इस तरीके से, तो इसीलिए ये पर है, अपॉन में है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी -2। तो जब इसको करेंगे विमीय समीकरण इसका निकालेंगे तो m 1 है, तो इसलिए m टू द पावर 1, l भी 1 है, l 1 और t टू द पावर -2। बढ़ते हैं आगे हम कुछ अन्य भौतिक राशियाँ और उनकी विमाओं को देखेंगे। ये है भौतिक राशियाँ, ये उनके प्रतीक है, ये विमीय सूत्र है और ये उनके मात्रक है। गुरुत्वीय स्थिरांक का प्रतीक होता है कैपिटल G, जिसका विमीय सूत्र होता है m-1, l टू द पावर 3 और t टू द पावर -2। विमीय फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं वो मैंने आपको ऊपर में बता दिया, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी निकला होगा और ये इसका विमीय सूत्र बनता है। और गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम माइनस स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का प्रतीक होता है V और ब्रैकेट में स्मॉल r। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है m, l पे 2, t टू द पावर -2। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक J होता है, यानी जूल होता है। गुरुत्वीय त्वरण का प्रतीक होता है E या फिर कैपिटल G और विमीय सूत्र होता है LT-2। फॉर्मूला मात्रक होता है गुरुत्वीय त्वरण का मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मीटर s टू द पावर -2 लिखा है क्योंकि वो पर में होता है, इसलिए ऊपर गया तो वो माइनस हो गया। पदार्थ की मात्रा का प्रतीक होता है म्यू और विमीय सूत्र होता है मोल, मात्रक होता है मोल। सेल्सियस ताप का प्रतीक होता है TC, इस तरीके से लिखते हैं, T ऊपर C नीचे। विमीय सूत्र होता है K और मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस।
विशिष्ट ऊष्माधारिता का प्रतीक होता है S, विमीय सूत्र होता है L2 T-2 K-1 और मात्रक होता है जूल किलोग्राम -1 केल्विन -1। और ऊष्मा चालकता का प्रतीक होता है K, विमीय सूत्र होता है Ml-T-3 K-1 और मात्रक होता है जूल सेकेंड -1 मीटर -1 केल्विन पावर -1। नेक्स्ट, अब आगे हम बात करेंगे भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां क्या होती हैं? किसी भी द्रव्य की स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। सभी भौतिक राशियों की माप की जा सकती है और इन्हें एक संख्या द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अब आगे हम स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां और सदिश राशियों के बारे में बात करेंगे। अदिश राशियों को ऐसी भौतिक राशियां अदिश राशियां होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ऐसी राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो होता है अदिश राशियां। जैसे कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, द्रव्यमान, ताप, समय, चाल, विद्युत धारा, दाब, इन सब में सिर्फ परिणाम निकलता है। इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर द्रव्यमान है, तापमान है, तो सिर्फ तापमान का पता चल रहा है कि हाँ ये टेम्परेचर, इसका परिमाण निकल रहा है, इसकी दिशा नहीं है कि किस दिशा में निकल रहा है। तो इसीलिए जिस चीज़ में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, वो अदिश राशियाँ होती हैं, जैसे कि दूरी, द्रव्यमान, ताप, समय, चाल, विद्युत धारा, दाब एक्सेट्रा। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियाँ। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। यानी इन राशियों को परिमाण की संख्या और दिशा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसमें दिशा के द्वारा भी और परिमाण के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि विस्थापन में परिणाम भी निकलता है और दिशा का भी पता चलता है, वेग, त्वरण एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिए हुए हैं। अदिश राशियों के जोड़ में सामान्य बीजगणित के नियम लागू होते हैं, यानी इनको सामान्य संख्याओं की भांति जोड़, घटा, गुणा और भाग कर सकते हैं। जबकि सदिश राशियां योग संबंधित त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज के नियमों का पालन करती है। कौन? सदिश राशियां। चलिए बढ़ते हैं आगे हम डिस्टेंस यानी दूरी के बारे में समझेंगे। दूरी क्या होता है? ये किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई होती है। दूरी का मात्रक मीटर होता है और दूरी एक अदिश राशि होती है, क्योंकि दूरी में सिर्फ परिमाण निकलता है कि इतना परिमाण है, दिशा का नहीं पता होता है। ठीक है, अब आगे हम विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी विस्थापन गति करने वाली वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और विस्थापन एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होता है। अब आगे हम गति और गति के नियम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गति क्या होती है? भौतिकी में गति समय के सापेक्ष किसी वस्तु यानी किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन है। इसे विस्थापन, दूरी, वेग इत्यादि के रूप में वर्णित किया जाता है। एक समान गति क्या होती है? यानी यूनिफॉर्म मोशन। ऐसी गति जिसमें कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है उसको एक समान गति कहते हैं। और असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो ऐसी गति जिसमें कोई भी वस्तु समान समयांतराल में एक समान दूरी तय नहीं करती है, यानी समान समयांतराल में अलग अलग दूरियां तय करती हों, और दैनिक जीवन में सामान्यतः सभी गतियां असमान गति का उदाहरण है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्पीड यानी चाल के बारे में। चाल क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय। ये चाल जो है एक अदिश राशि होती है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग यानी वेलोसिटी कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग होता है सदिश राशि और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चाल और वेग दोनों का ही एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब आगे हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में समझेंगे। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण होता है वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल। यदि किसी भी वस्तु का t1 समय पर
वेग v1 और t1 समय पर वेग v2 है, तो त्वरण यानी त्वरण का सिंबल होता है प्रतीक स्मॉल a यानी एक्सेलरेशन। त्वरण बराबर होगा v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। यदि किसी वस्तु का t1 समय पर वेग v1 और t2 समय पर वेग t2 हो तो इक्वल टू v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1 होगा। अब आगे हम वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन के बारे में समझेंगे। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में त्वरण होता है जिसके कारण वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित होती रहती है। त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होता है। वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गतिशील वस्तु समान चाल और परिवर्तित वेग का उदाहरण है। तो ये बात हुई वृत्तीय गति के बारे में। आगे हम कोणीय वेग के बारे में समझेंगे यानी एंगुलर वेलोसिटी। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है उसे उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग होता है यानी ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी यानी इक्वल टू 2 पाई एन। ठीक है, जहाँ पे आपका जो ये n है वो 1 सेकंड में गतिमान वस्तु द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या है। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु की रेखीय चाल वस्तु द्वारा चली गई दूरी पर निर्भर करती है। तो रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, जिसका फॉर्मूला बनेगा v इक्वल टू 2 पाई n इंटू आर। अब आगे हम न्यूटन के गति के नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझेंगे। फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे कि आमतौर पर प्रिंसिपिया कहा जाता है, न्यूटन की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसी पुस्तक में न्यूटन ने गति के नियमों को प्रतिपादित किया है। किस पुस्तक में? फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या पहला नियम क्या है न्यूटन का? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगा, या यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित करके उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। इस नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है वो गैलीलियो का भी नियम है और जड़त्व का भी नियम है। अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। दैनिक जीवन में हम जड़त्व के गुण का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि वाहन में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री जो है वो आगे की ओर झुक जाता है और कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का निकलने, ये सारे जड़त्व को प्रदर्शित करते हैं। अब आगे हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को देखेंगे, सेकेंड लॉ के बारे में जानेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम है कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल काम करता है। किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल काम करता है। तो ये है न्यूटन का दूसरा नियम। संवेग यानी मोमेंटम। किसी भी पिंड का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के द्वारा परिभाषित होता है और संवेग को कैपिटल B के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि m द्रव्यमान का पिंड v वेग से गतिशील हो तो संवेग होता है P इक्वल टू mv, जहाँ पे m द्रव्यमान है और v वेलोसिटी है और P संवेग यानी मोमेंटम है। संवेग एक सदिश राशि है और संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। दैनिक जीवन में संवेग का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है, जैसे कि क्रिकेट खिलाड़ियों के द्वारा गेंद को पकड़ते समय गेंद की दिशा में हाथों को पीछे खींच लिया जाता है, जिससे गेंद रोकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है और खिलाड़ी को चोट नहीं लगती है, जबकि कोई नौसिखिया खिलाड़ी गेंद को हाथों से एकदम स्थिर करके रोक लेता है और चोटिल हो जाता है, क्योंकि गेंद को तत्काल रोकने के लिए ज्यादा बल आरोपित करना पड़ जाता है। ठीक है, संवेग के बाद हम इम्पल्स यानी आवेग के बारे में समझेंगे।
आवेग क्या है? जब किसी पिंड पर कोई बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्यरत रह करके उस पिंड के संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है, तो इसकी गणना आरोपित बल और समयावधि के गुणनफल से की जाती है। जब किसी पिंड पर कोई बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्यरत रहकर उस पिंड के संवेग में परिवर्तन उत्पन्न करता है, तो इसकी गणना आरोपित बल और समयावधि के गुणनफल से की जाती है। आवेग होता है बल गुणे समयावधि बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग जो है एक सदिश राशि है और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, जिसको कैपिटल NS लिखते हैं। तो ये तो सेकेंड नियम के बारे में बात हो गई न्यूटन के। अब हम न्यूटन के थर्ड नियम पे आते हैं। थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का? प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के पदों की क्रिया और प्रतिक्रिया का अर्थ सिर्फ बल से और साधारण शब्दों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि बल हमेशा युग्म में पाए जाते हैं। प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, एक्शन रिएक्शन होता है। इस नियम के पदों की क्रिया और प्रतिक्रिया का मतलब सिर्फ बल से है और साधारण शब्दों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि बल हमेशा युग्म में पाए जाते हैं। ये बल एक ही समय में कार्यरत करते हैं। इसमें किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहा जाता है। दैनिक जीवन में न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का ऊपर उठना। ये सारे जो हैं ये दोनों ये न्यूटन के थर्ड लॉ के हैं। एक्शन रिएक्शन के बारे में बात होती है यहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल है एक्शन रिएक्शन यानी न्यूटन के थर्ड लॉ पे। प्रकाश की गति के समतुल्य गति करने वाले कणों के संदर्भ में न्यूटन के गति विषयक नियम प्रभावी नहीं होते हैं। अब आगे हम संवेग संरक्षण का नियम समझेंगे यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है लॉ इसका? यदि एक या अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित यानी नियत रहता है। ये है संवेग संरक्षण का नियम। अब यहाँ पे बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिए हुए हैं कण की साम्यावस्था के बारे में कि किसी कण की साम्यावस्था वो स्थिति होती है जिसमें कि कण पर नेट बाह्य बल शून्य हो। इसका मतलब ये है कि या तो कण विरामावस्था में है अथवा एक समान गति में है। साम्यावस्था की स्थिति के लिए शून्य नेट बाह्य बल के साथ शून्य नेट बाह्य बल आघूर्ण भी आवश्यक होता है। अब आगे हम मास यानी द्रव्यमान के बारे में समझेंगे। द्रव्यमान क्या है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है कि द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता नहीं है। जैसे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर होगा उतना ही द्रव्यमान चंद्रमा पर भी उस वस्तु का होगा। ठीक है, ये तो द्रव्यमान के बारे में बात हो गई। अब हम वेट के बारे में बात करेंगे यानी भार के बारे में। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वो बल होता है जिससे ये पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। ये बल पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जिसका प्रतीक होता है स्मॉल g और वस्तु के द्रव्यमान यानी m पर निर्भर करता है। इसे इस प्रकार व्यक्त करते हैं यानी भार W बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण m इंटू जी। W इक्वल टू m इंटू जी, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसका एसआई मात्रक, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहता है लेकिन उसका भार नियत नहीं रहता है। द्रव्यमान नियत होता है लेकिन भार नियत नहीं होता है। अब आगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय केंद्र के बारे में समझेंगे। किसी भी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वो बिंदु होता है जहाँ पे वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस भी स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार इसी गुरुत्व से सदैव नीचे की ओर काम करता है।
किसी भी वस्तु के संतुलन के लिए ये आवश्यक है कि गुरुत्व केंद्र पर भार को संतुलित करने के लिए परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में बल लगे। तो ये है गुरुत्व केंद्र। अब आगे हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम यानी संतुलन के प्रकार के बारे में जानेंगे। कितने प्रकार के संतुलन है? स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। सबसे पहले हम स्थायी संतुलन यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे। यदि किसी भी वस्तु की स्थिति में बल लगाने से थोड़ा परिवर्तन हो जाए, लेकिन बल को हटाते ही वस्तु अपनी पुरानी स्थिति में जैसे पहले थी वैसे ही वापस आ जाए, तो ऐसी स्थिति को स्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन क्या होता है? यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु की स्थिति में बल के द्वारा परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन बल को हटाते ही वस्तु अपनी पूर्वावस्था में ना आ पाए, तो ऐसी स्थिति को अस्थायी संतुलन कहते हैं। और तीसरा होता है उदासीन संतुलन। तीन तरह के संतुलन होते हैं: स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन यानी नेचुरल इक्विलिब्रियम। उदासीन संतुलन क्या होते हैं? यदि कोई वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वस्तु अपनी नई स्थिति बनाई गई है उसमें भी यदि संतुलित हो जाए, तो इसको उदासीन संतुलन कहते हैं यानी नेचुरल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्थायी संतुलन की आवश्यक शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं? कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र जितना संभव हो सके नीचे हो। वस्तु का गुरुत्व केंद्र जितना संभव हो सके नीचे हो, और गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। जैसे कि दैनिक जीवन में इसके उदाहरण हैं, प्रसिद्ध पीसा की मीनार का झुके होने के बावजूद ना गिरने का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली रेखा इसके आधार से होकर के गुजरती है, इसलिए झुकी होने के बावजूद भी पीसा की मीनार गिरती नहीं है। बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में आधार को विस्तृत और अपेक्षाकृत भारी बनाया जाता है, जिससे कि इमारत का गुरुत्व केंद्र आधार के निकट रहे। ये इमारत को स्थायित्व प्रदान करता है। मोटर गाड़ियों के निर्माण के दौरान ये कोशिश की जाती है कि मोटर गाड़ियों के गुरुत्व केंद्र के आधार के मध्य में और जितना संभव हो सके नीचे रहे। अब आगे हम सेंट्रीपेटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल के बारे में समझेंगे। जब कोई पिंड r त्रिज्या वाले किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो पिंड पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल काम करता है, जिसे कि अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकेगा। m द्रव्यमान के पिंड को r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर u चाल से गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा F = mv²/r। ये अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है। अब अभिकेंद्रीय बल के बाद हम बात करेंगे अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये बल एक प्रकार का छद्म बल होता है। वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले पिंड में त्वरण होता है, इसलिए इस प्रकार के बल का आभास होता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये जो सारे मशीन जो है ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। अब आगे हम फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल को समझेंगे। घर्षण बल वो बल होता है जो कि संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। ये उन दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है जिनके बीच सापेक्षिक गति पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। किसी स्थिर वस्तु में गति प्रदान करने की अपेक्षा गतिमान वस्तु को गति में बनाए रखना आसान होता है, क्योंकि स्थिर पृष्ठों के बीच लगने वाला स्थैतिक घर्षण बल गतिशील पृष्ठों के बीच लगने वाले सर्पी घर्षण बल से अधिक होता है। इसी तरीके से दैनिक जीवन में सभी क्रियाकलापों के लिए घर्षण बल आवश्यक होता है। हाथों से वस्तुओं को पकड़ना, वाहनों का सड़क पर गति करना इत्यादि सभी घर्षण बल के कारण ही संभव होता है। घर्षण बल कम करने के लिए पृष्ठों को चिकना या स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। बरसात में सड़कों पर फिसलने का कारण घर्षण बल में कमी का होना होता है। घर्षण बल की कमी के कारण फिसल जाते हैं। चिकनी सतहों पर चलना ज़्यादा जोखिम भरा होता है, क्योंकि आवश्यक घर्षण बल का अभाव होता है वहाँ पे।
साधारण घर्षण बल का अभाव होता है। यही कारण है कि बर्फ की सतह पर चलना सड़क पर चलने की अपेक्षा कठिन होता है, क्योंकि बर्फ पर घर्षण कम होता है, बर्फ पर घर्षण का अभाव होता है। अब आगे हम घर्षण बल के बाद टोक्यो यानी बल आघूर्ण के बारे में जानेंगे। बल आघूर्ण क्या है? किसी भी अक्ष के परितः एक बल का आघूर्ण उस बल के परिमाण और अक्ष से बल के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। यानी बल आघूर्ण T बराबर होता है बल गुणे आघूर्ण भुजा। बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर है। किसी बल द्वारा किसी पिंड को एक निश्चित अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। दैनिक जीवन में बल आघूर्ण के उदाहरण हैं हैंडपंप में एक बड़े हत्थे का लगाए जाना, दरवाजे में हत्थे को किनारे पर लगाना, कुम्हार की चाक में लकड़ी फंसाने वाला गड्ढा चाक के किनारे पर होना, ये सारे बल आघूर्ण के उदाहरण हैं। आगे हम बल युग्म यानी कपल के बारे में बात करेंगे। किसी भी वस्तु पर आरोपित परिमाण में बराबर लेकिन विपरीत दिशा में लगने वाले दो समांतर बलों को बल युग्म कहते हैं। किसी भी वस्तु पर आरोपित परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में लगने वाले दो समानांतर बलों को बल युग्म यानी कपल कहते हैं। बल युग्म बराबर होता है बल इंटू बल युग्म की भुजा के। बल युग्म के दैनिक जीवन में उदाहरण है पेन का ढक्कन खोलना, ये बल युग्म होता है। चाबी वाली घड़ी को चाबी दिया जाना, ये बल युग्म के उदाहरण हैं। अब आगे हम सरल मशीन यानी सिंपल मशीन के बारे में बात करेंगे। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगा करके किसी वस्तु पर कोई कार्य किया जाता है, जैसे कि घिरनी यानी पुली, स्क्रू जैक, लेवर यानी उत्तोलक, आनत तल यानी इंक्लिन प्लेन एक्सेट्रा। ये सारे सरल मशीन होते हैं। उत्तोलक क्या है यानी लीवर? उत्तोलक सरल मशीन का एक उदाहरण होता है। ये एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो, उसको उत्तोलक कहते हैं। जैसे कि चिमटा, सरौता, कैंची एक्सेट्रा, ये सारे उत्तोलक के उदाहरण हैं। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। पहला आलंब यानी फुलक्रम, वो बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है, उसे आलंब कहते हैं। एफर्ट क्या होता है? आयास, ये दूसरा बिंदु है उत्तोलक का। उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसको आयास कहते हैं। तो ये तो 2 बिंदु की बात हुई। तीसरे बिंदु पे आते हैं। अभी क्या पढ़ा आयास में आपने कि उत्तोलक का उपयोग करने के लिए बल लगाया जाता है उसको आयास कहते हैं, और वो बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करती है वो आलंब कहलाती है। ठीक है, ये लोड है। अब तीसरा जो बिंदु होता है वो है भार यानी लोड। ठीक है, उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया या फिर हटाया जाता है यानी जिस पर काम किया जाता है उसको भार कहते हैं। ठीक है, ये लोड है, ये आयास है और ये आलंब है। ठीक है, आयास है और ये आलंब है और ये लोड है। उत्तोलक 3 तरह के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। सबसे पहले हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में समझेंगे। प्रथम श्रेणी में कौन से उत्तोलक आते हैं? आलंब, भार और शक्ति यानी आयास को शक्ति भी बोलते हैं, तो शक्ति के बीच में होता है। आलंब, भार और शक्ति यानी आयास के बीच होता है। जैसे कि कैंची, सिंडासी, हिंडोला यानी सीसॉ, झूला, हैंडपंप एक्सेट्रा, ये सारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं जिसमें कि आलंब, भार और शक्ति के बीच में होता है। यांत्रिक लाभ 1 से अधिक या कम हो सकता है। तो ये बात हुई प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, भार शक्ति और आलंब के बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार जो है ये शक्ति और आलंब के बीच में होता है, जैसे कि सरौता और एक पहिया वाला ठेला गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन, इन सारे में भार जो है वो शक्ति और आलंब के बीच में होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है।
तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में शक्ति जो है आलंब और भार के बीच में होता है और इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। जैसे कि स्टेपलर, इसमें शक्ति जो है वो आलंब और भार के बीच में होती है। चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये भी शक्ति जो है वो आलंब और भार के बीच में होती है, मनुष्य का हाथ एक्सेट्रा। ये सारे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। अब आगे हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति के डेफिनेशन को जानेंगे। सबसे पहले हम वर्क यानी कार्य का डेफिनेशन क्या होता है। किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य यानी वर्क कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है और कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो ये सारे जो फॉर्मूला हैं इससे ये स्पष्ट होता है कि यदि विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। अभी जो फॉर्मूला आपने पढ़ा कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, उससे ये स्पष्ट होता है कि यदि विस्थापन यदि शून्य हो तो किया गया काम भी शून्य होगा, बल की मात्रा चाहे जितनी भी हो। यही कारण है कि सिर पर बोझ लेकर के खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य भौतिक विज्ञान की दृष्टि से शून्य होगा। यदि बल और विस्थापन के बीच थीटा डिग्री का कोण बनता हो तो कार्य बराबर होगा W इक्वल टू एफ कॉस थीटा और ब्रैकेट के बाहर स्मॉल d इक्वल टू एफ डी। ठीक है, फोर्स विस्थापन। और यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो कार्य सर्वाधिक और थीटा मतलब अगर थीटा 0 डिग्री हो, 0 डिग्री पे हो तो काम जो है वो सर्वाधिक होगा, और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो कार्य शून्य होगा, क्योंकि कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है और कॉस 90 जो है वो 0 होता है। अब आगे कार्य के बाद हम एनर्जी के डेफिनेशन को समझेंगे यानी ऊर्जा के बारे में। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, यानी ऊर्जा किसी भी वस्तु में बहुत सारे रूपों में संचित रह सकती है, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा एक्सेट्रा। तो इन सारे ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की क्या परिभाषा है। किसी भी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो वस्तु को ये वेग प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। यदि द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v हो तो गतिज ऊर्जा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इस फॉर्मूला से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये आसानी से समझा जा सकता है इस फॉर्मूला से कि गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान के समानुपाती होती है। इस फॉर्मूला से ये स्पष्ट हो रहा है, ये समझा जा सकता है कि गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जा उनके द्रव्यमान के समानुपाती होती है। एक समान वेग से गति कर रहे ट्रक और कार में ट्रक की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। एक समान वेग से गति कर रहे ट्रक और कार में ट्रक की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो ये बात हुई गतिज ऊर्जा। अब हम पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा को जानेंगे। किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें निहित ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें संचित हो जाती है। जैसे कि किसी स्प्रिंग को खींचने से उसमें संचित ऊर्जा, बांध द्वारा रोके गए पानी में संचित ऊर्जा, धनुष की तनित डोरी में संचित ऊर्जा एक्सेट्रा, ये सारे स्थितिज ऊर्जा में आते हैं। यदि m द्रव्यमान के पिंड में h ऊंचाई पर अवस्थिति के कारण संचित स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होता है Pe इक्वल टू mgh, जहाँ पे m द्रव्यमान है, g उसका गुरुत्वाकर्षण है और h उसकी ऊंचाई है। ठीक है, सॉरी g उसकी गुरुत्वीय त्वरण है, स्मॉल g। तो ये ऊर्जा वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है।
किसी भी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा उसके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। किसी भी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा उसके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब आगे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। क्या है इसका नियम? ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। ये ना तो उत्पन्न हो सकती है, ना ही उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। दैनिक जीवन में यदि हम ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करें तो इसका क्या अनुप्रयोग है ऊर्जा संरक्षण के नियम का? दिल्ली मेट्रो में उपयोग किए जाने वाले ब्रेकिंग सिस्टम द्वारा ब्रेक लगाने के दौरान ट्रेन की गतिज ऊर्जा को कन्वर्टर इन्वर्टर मशीन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके पुनः उपयोग में लाया जाता है। ये किस सिद्धांत पे है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। ये है दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण के नियम का अनुप्रयोग। अब आगे हम ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण के बारे में जानेंगे। तो ये है उपकरण और ये है ऊर्जा का रूपांतरण। सोलर सेल में ऊर्जा किस तरीके से रूपांतरण होता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तो सोलर सेल बनता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो लाउड स्पीकर बनता है। ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सितार में यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पवन चक्की में गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, पहले तो उसमें गतिज का काम होता है, उसके बाद उसको यंत्र बनाया जाता है, वो पवन चक्की बन जाती है। विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर पहले विद्युत ऊर्जा उसमें यूज होता है, उसके बाद वो यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है, विद्युत का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। मोमबत्ती को केमिकल के द्वारा तैयार किया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और फिर ऊष्मा ऊर्जा में चेंज हो जाता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है और विद्युत मोटर के रूपांतरण की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो ये है उपकरण और ये उनके रूपांतरण की प्रक्रिया थी। आगे हम शक्ति यानी पावर के बारे में समझेंगे। पावर का क्या डेफिनेशन है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे ऊर्जा रूपांतरण की दर के रूप में भी समझा जा सकता है। यदि कोई अभिकर्ता W कार्य को T समय में करता है तो शक्ति यानी P बराबर होता है W/T यानी कार्य बटा समय। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है जो कि 1 जूल प्रति सेकंड कार्य के बराबर होती है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है और ये 1 जूल प्रति सेकंड कार्य के बराबर होती है। अर्ग प्रति सेकंड, हार्स पावर, किलोवाट, मेगावाट आदि शक्ति के अन्य मात्रक होते हैं। शक्ति के और भी मात्रक होते हैं वाट के अलावा। अर्ग प्रति सेकंड होता है, हॉर्स पावर होता है, किलोवाट होता है, मेगावाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होते हैं 746 वॉट के। 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट के और किलोवाट को अगर वॉट में चेंज करेंगे तो 10 लाख वॉट होगा। ठीक है। वाट सेकंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा दिए गए समय में हुए कार्य या फिर ऊर्जा के मात्रक हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट घंटा के, जिसको जूल में परिवर्तित करेंगे तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। और 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल के। उदाहरण स्वरूप विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता मेगावाट में प्रदर्शित की जाती है। आगे हम कुछ पदार्थों के कुछ सामान्य गुण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी के बारे में। जब किसी वस्तु पर कोई विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो ये स्वाभाविक है कि वस्तु के आकार, आयतन अथवा आकृति में परिवर्तन आ जाए। विरूपक बल के प्रभाव में ये परिवर्तन होना और वस्तु पर लगाए गए बल को हटा लेने के बाद वस्तु की अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः पहुंचने की प्रवृत्ति को इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था कहते हैं। प्रत्यास्था किसी वस्तु का वो गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर आरोपित विरूपक बल के प्रभाव में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है।
हुक का नियम क्या है? हुक्स लॉ, प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रतिबल के विकृति जो है उस पर लगाए गए प्रतिबल के व्युक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये है हुक का नियम। अब आगे हम स्ट्रेस यानी प्रतिबल के बारे में बात करेंगे। प्रतिबल का क्या डेफिनेशन होता है? किसी पिंड पर जब कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, आकृति में विरूपण होता है। पिंड पर आरोपित प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। जैसे कि किसी पिंड के किसी एक भाग का क्षेत्रफल a है तो क्षेत्रफल a पर लंबवत दिशा में आरोपित बल प्रतिबल कहलाता है। प्रतिबल बराबर होता है F/a। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। स्ट्रेस के बाद हम बात करेंगे स्ट्रेन यानी विकृति के बारे में। विकृति का क्या डेफिनेशन है? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है यानी विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। यदि ये परिवर्तन वस्तु की लंबाई में है तो लंबाई में परिवर्तन और वस्तु की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। किसी भी वस्तु का प्रत्यास्था गुणांक उस वस्तु के विशेष गुणों पर निर्भर करता है, तो इसलिए विभिन्न पदार्थों के लिए प्रत्यास्था गुणांक भिन्न भिन्न होगा। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अब आगे हम यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो यदि वस्तु पर आरोपित बल के प्रभाव से उत्पन्न हुई विकृति वस्तु की लंबाई में हुई है तो प्रत्यास्था गुणांक को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक किसको बोलते हैं? यानी बल्क मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। यदि वस्तु पर आरोपित बल के प्रभाव से उत्पन्न हुई विकृति वस्तु के आयतन में हुई है तो प्रत्यास्था गुणांक को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो ये तो बात हुई आयतन प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। अब आगे हम दाब के बारे में, यानी दाब का डेफिनेशन क्या होता है? प्रेशर का प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल यानी P = F/a। इस फॉर्मूला में दाब और बल के संबंध में ये स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसे कि पास्कल भी कहा जाता है। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। दाब एक अदिश राशि होती है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको परिमाण मिल रहा है कि दाब लग रहा है, उसमें आपको दिशा नहीं पता चल रही है कि किस दिशा में लग रहा है। ठीक है, द्रवों में लगने वाला दाब। द्रवों में लगने वाला दाब, द्रव का दाब द्रव की गहराई पर निर्भर करता है। इसका आशय ये है कि जो बिंदु द्रव की सतह से जितना दूर और द्रव की तली के जितना नजदीक होगा उस पर उतना ही अधिक दाब होगा। द्रव के अणु तरल माध्यम में गति करते हैं। इस गति के दौरान ये अणु जितना बर्तन में द्रव रखा जाता है उसकी दीवारों से टकराते हैं जिससे बर्तन की दीवारों पर एक बल लगता है। बर्तन की दीवारों और बर्तन की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। अब आगे हम पास्कल लॉ क्या है उसके बारे में जानेंगे। पास्कल का नियम। पास्कल के अनुसार यदि द्रव में स्थित पास्कल के अनुसार यदि द्रव में स्थित सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर स्थित हो तो स्थिर अवस्था में सभी बिंदुओं पर लगने वाला जो दाब होगा वो समान होगा। क्या है पास्कल्स लॉ? पास्कल के अनुसार यदि द्रव में स्थित सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर स्थित हो तो स्थिर अवस्था में सभी बिंदुओं पर लगने वाला दाब समान होगा। पास्कल के नियम के दूसरे कथन के अनुसार यदि किसी बंद बर्तन में द्रव पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो द्रव आरोपित बल को सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित कर देता है। तो ये है पास्कल का दूसरे कथन का नियम। अब इस बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है उसके बारे में हम समझेंगे। हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि के कार्य का सिद्धांत जो है वो पास्कल के नियम पर ही आधारित होता है।
अब आगे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। वस्तु के भार में ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। उत्प्लावन बल यानी ब्यूयॉन्ट फोर्स क्या है ये? जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। ये कमी द्रव द्वारा वस्तु पर लगाए जाने वाले एक बल के कारण प्रतीत होती है। द्रव द्वारा वस्तु पर लगाए जाने वाले इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अगला, प्लवन का नियम। तैरने वाली वस्तु यदि संतुलन की अवस्था में है तो वो अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। घनत्व यानी डेंसिटी बराबर होती है द्रव्यमान अपॉन आयतन के, और इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब आगे हम आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है आपेक्षिक घनत्व बराबर होती है वस्तु का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। जैसा कि ये फॉर्मूला है इससे ये स्पष्ट है कि घनत्व का अनुपात है, ये घनत्व का अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। यदि जल में अशुद्धियां, लवण इत्यादि मिला दिया जाए तो इसका घनत्व बढ़ जाता है। यही कारण है कि समुद्र के जल का घनत्व शुद्ध जल से अधिक होता है। यदि विभिन्न घनत्व के द्रवों को मिलाया जाए तो अधिक घनत्व का द्रव नीचे और कम घनत्व का द्रव ऊपर रहेगा। जैसे कि मिट्टी के तेल को जल में डालने पर ये ऊपर तैरने लगता है क्योंकि इसका घनत्व कम होता है, जिसके कारण वो ऊपर तैरने लगता है। लोहे का घनत्व पारे से कम और जल से अधिक होने के कारण ही लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। द्रव में डूबी हुई वस्तु अपने आयतन और तैरती हुई वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। अब आगे हम ससंजक और आसंजक बल यानी कोहेसिव एंड अबहेसिव फोर्स के बारे में समझेंगे। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स कहा जाता है और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आसंजक बल यानी अडहेसिव फोर्स कहा जाता है। दो धातुओं को सोल्डर धातु की सहायता से जोड़ना आसंजक बलों के कारण ही संभव होता है। ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल सबसे अधिक और गैसीय पदार्थों के बीच लगने वाला ससंजक बल सबसे कम होता है। अब आगे हम सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के बारे में जानेंगे। द्रव की सतह पर स्थित अणुओं पर ऊपर की ओर कोई बल नहीं लगता है, लेकिन नीचे स्थित अणुओं द्वारा उन पर आकर्षण बल लगाया जाता है, जिससे पृष्ठ पर स्थित अणु एक तनाव महसूस करते हैं। इस तनाव के कारण द्रव पृष्ठ अपना क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करता है। द्रव पृष्ठ पर लगने वाले इस तनाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। दैनिक जीवन में हम पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण को जानते हैं। जल की बूंद का गोलाकार होने का क्या कारण है? उसके पृष्ठ तनाव के कारण। कपड़े की सफाई के लिए प्रयुक्त साबुन व डिटर्जेंट जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। छोटे छोटे कीट जैसे कि मच्छर, वाटर स्ट्रायड्स एक्सेट्रा जल की सतह पर चलते हैं। इन कीटों का भार इतना नहीं होता है कि ये जल के पृष्ठ तनाव को प्रभावहीन कर पृष्ठ के अंदर प्रवेश करें। सुई कम भार वाली सुई का जल की सतह पर तैरना, ये सारे पृष्ठ तनाव के कारण ही पॉसिबल होते हैं। अब आगे हम केशिकत्व यानी कैपिलरिटी के बारे में बात करते हैं। कैपिलरिटी के बारे में, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केश नली को जल से भरे बर्तन में रखते हैं तो जल ऊपर की ओर चढ़ता है, और पारे से भरे बर्तन में रखते हैं तो पारा नीचे की ओर खिसकता है। ये है केशिकत्व। दैनिक जीवन में हम केशिकत्व के कुछ उदाहरण को समझेंगे, जैसे कि लैंप की बत्ती में केरोसिन तेल का ऊपर की ओर चढ़ना जिसकी वजह से वो जलता है। ये किस वजह से होता है?
केशिकत्व के कारण होता है। पेड़ पौधों के तनों, शाखाओं व अन्य अवयवों में जल का परिवहन। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई इसलिए कर देते हैं क्योंकि जुताई से खेत में बने केशनलियां टूट जाती है और जल ऊपर नहीं आ पाता है, जिससे खेत में नमी बनी रहती है। श्यानता, आगे हम विस्कोसिटी यानी श्यानता के बारे में समझेंगे। क्या परिभाषा होती है इसकी? जब द्रव्य की विभिन्न परतों के बीच गति होती है तब उन परतों के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है, तो परतों की आपेक्षिक गति का विरोध करता है। परतों के बीच लगने वाले इस बल को श्यान बल कहते हैं। जब द्रव्य की विभिन्न परतों के बीच गति होती है तब उन परतों के बीच एक घर्षण बल काम करता है जो कि परतों की आपेक्षिक गति का विरोध करता है। परतों के बीच लगने वाले इसी बल को श्यान बल कहते हैं और द्रव्य का वो गुण जिसके चलते वो अपनी विभिन्न परतों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है उसे श्यानता कहते हैं। ठोस पदार्थों में श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। जो द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी परतों के मध्य उतनी ही अधिक श्यानता होगी। ताप बढ़ने पर द्रवों में श्यानता घटती है। गैसों में श्यानता होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में गैसों में श्यानता पाई जाती है। अब आगे हम टर्मिनल वेलोसिटी यानी सीमांत वेग, धारा रेखीय प्रवाह, क्रांतिक वेग, इन सब के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि एक बॉक्स में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट भी है। सीमांत वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे गिरती है तो आरंभ में उसका वेग बढ़ता है लेकिन कुछ समय के बाद वो एक नियत वेग से गति करने लगती है। इसी नियम को सीमांत वेग कहते हैं। इसी नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है? द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का कोई कण उसी निश्चित बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था। इसमें किसी भी निश्चित बिंदु पर कण की चाल व दिशा नियत बनी रहती है। द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का कोई कण उसी निश्चित बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, वो धारा रेखीय प्रवाह होता है। क्रांतिक वेग क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी, वो निश्चित वेग जिससे कम वेग होने पर द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है लेकिन अधिक होने पर धारा रेखीय नहीं रह पाता है, वो क्रांतिक वेग कहलाता है। आगे हम अविरतता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। क्या है इसका प्रिंसिपल? यदि कोई आदर्श द्रव से ऐसे द्रव से है जो कि असंपीड्य और अश्यान हो, किसी भी नली से प्रवाहित हो रहा है तो द्रव के वेग और नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल एक नियतांक होगा। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल एक नियतांक होगा। ठीक है, अब आगे हम बर्नौली प्रमेय यानी बर्नौलीज थ्योरम के बारे में बात करेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है। यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह से किसी नली से होकर के प्रवाहित होती है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? एक नियतांक होता है। बर्नौली प्रमेय के दैनिक जीवन में क्या उदाहरण है? जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचती है तो प्लेटफॉर्म के किनारे पड़े पत्ते अथवा अन्य कागज के टुकड़े आदि उड़ने लगते हैं। ऐसा होने की वजह यह है कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तो वस्तु और गाड़ी के बीच दाब कम हो जाता है जिससे वस्तुएं गाड़ी की ओर खिंचाव महसूस करती हैं जिस वजह से वो उड़ने लगती हैं। तूफान के समय छत से टीन का उड़ जाना, ये सारे बर्नौलीज प्रमेय के दैनिक जीवन में उदाहरण हैं। समुद्र के पास समानांतर चल रहे दो जलयानों का टकरा जाना, वायुयानों का उड़ पाना, ये सारे बर्नौलीज प्रमेय हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम केपलर्स लॉ और आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यूजफुल हो तो उसको लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।